ये 2024 है। ढाका की गलियों में रज़ाकार के नारे गूंज रहे हैं। आज के रज़ाकार बगावत, एहतजाज, हक और फतहमंदी का निशान हैं। वो 1971 था जब रज़ाकार होना गाली था। तब रज़ाकार वो थे जो अपने मुल्क पाकिस्तान की तकसीम के खिलाफ थे। मेरा वालिद साहब जो है वो मुझे बताया करते थे कि पाकिस्तान क्यों और कैसे हमने हासिल किया, और इस पाकिस्तान को बचाना जो है जैसे कि एक मस्जिद को बचाना है। मुझे तो फख्र है कि हम अपना मुल्क को लिए, पाकिस्तान को लिए। अल-बदर हम लोगों ने बनाया था और अल-बदर का एक बहुत बड़ा कानूननामा है। तो ये दारुल इस्लाम है और दारुल इस्लाम को बचाना हमारे ऊपर फर्ज है। मैं तो रजाकार में था, मैं रजाकार में इसलिए था, ये पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं और ये कत्ल गिर कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को बचाना है और तीन तरफ हम जो न घेरे में हैं इंडिया के, हम फैली एक मुल्क बनकर रहेंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे इंडिया के मर्जी के खिलाफ। तारीख बैक वक्त माजी और मुस्तकबिल के दरमियान बहती है। आज के रज़ाकार फातेह हैं, इसलिए सरफराज हैं। गुजरे हुए कल के रज़ाकार शिकस्त खुर्दा हुए, इसलिए इबरत बना दिए गए। আমার বাবা আমাকে সবচেয়ে বেশি হেল্প করেছেন এই প্রোটেস্টের মধ্যে, এটা আমি মনে করি। কারণ ওনার যদি ইন্সপায়ারেশন না থাকতো আমি হয়তো বা প্রোটেস্টে থাকতেই পারতাম না, বা আমি পার্টিসিপেটই করতাম না। एक तो भी हम लोग का घर का मर्द ही नहीं है। मेरा अब्बू तो शादी में मर गया, गोली से मर गया। हम लोग मेरा अम्मा लोग गोदी में रख के, मेरा भाई 9 महीना का गोदी में था, हम 2 बरस का थे गोदी में। मेरा अब्बा गोली लग के मर गया, मेरा नाना को मार दिया, मेरा मामा को मार दिया। हम लोग मैंने सबको मैंने मर्द बोलते ही हम लोग चिन्ह नहीं रखी, सब मर्द को बैठा के गोली करके मार, रजाकार बोलते कि हम लोग रजाकार हैं, बिहारी रजाकार, ये लोग पाकिस्तानी है रजाकार। तो हम लोग ये दुनिया में ये बसोबास करके जा रहे हैं। रजाकार बोल के आदमी का लात जूता खा के, गाली सुन के हम लोग इस देश में बसोबास करके जा रहे हैं। It's forever seen in a negative light, and in Bangladesh there isn't a bigger insult than to say, look, you were a Razakar because you side with Pakistan. कौन सा कसूर किया है उन्होंने? ये पाकिस्तान हमारा एक मुल्क था, पाकिस्तान हमारे लोगों ने बनाया, तो इस पाकिस्तान को हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है ना। आप बांग्लादेश है, बांग्लादेश की हिफाजत करना वहाँ के आवाम की जिम्मेदारी है ना। अगर मैं उठ खड़ा होकर कहता हूँ कि नहीं मुझे मेरा हकूक नहीं मिल रहे है ना, तो ये बांग्लादेश नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ 2 पार्टी में लड़ाई हो जाए अब, तो फिर आप ये बताइए जो बांग्लादेश को भी छोड़ने के लिए बात करें और वो कामयाब हो जाएं, तो वो तो हक पर होगा। जो हार गया, हारने वालों की कोई तारीख नहीं है। जैसे नफरतें चेहरे के खदोखाल बदल देती हैं, वैसे ही शहरों के नक्श भी बदल देती हैं। जिस ढाका ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, अब वो ढाका बांग्लादेश था। It was the Bengali Muslims and the Bengali low-caste Hindus who jointly created the country of Pakistan. Certainly, it's a long struggle. 71 was a part of the struggle, and for the Liberation War is a part of glorious moment of the history. That doesn't mean I shall forget what happened in 1940, the Lahore Resolution. It doesn't mean that I have to forget what happened in 1947. सन 47 का मशरकी पाकिस्तान इस्लामी शनाख्त पर कायम हुआ था, लेकिन सन 71 का बांग्लादेश इंडिया की मदद से बंगाली लसानियत पर कायम हुआ, जिसकी बुनियाद ऊंची जात के हिंदुओं ने रखी थी। इसलिए यहाँ नई तारीख लिखी गई। Suddenly we have been taught that we became nation in 1971. This is a very false historical narrative. Sadly, a part of the history has been made and taught in a way that a particular country has to be hated by everybody, because India wants Bangladeshis to look at Pakistan through their eyes. Why? अब यहाँ ऐसी तारीख लिखी गई जो इज्तिमाई यादाश्त को पाकिस्तान की नफरत पर मरकूज कर सके। हकीकत यह है कि पाकिस्तान बनते ही मशरकी पाकिस्तान एक बार फिर हिंदू मुस्लिम मजहबी जंग की जद में था।
क्योंकि ये चारों तरफ से इंडिया में घिरा हुआ था। यहाँ मुसलमानों से पाकिस्तान बनाने का बदला लेना आसान था। इसीलिए सन 71 में कलकत्ता और वेस्ट बंगाल के कई पूजा मंडप में शेख मुजीब के मुजस्समे की पूजा की गई। Have you visited the Shahid Minar in Dhaka? Initiated by Dharmendra Nath Datta in 19... Absolutely. He said in Pakistan National Assembly, why not Bangla? When we had so much already on hand, we had Absolutely. refugee crisis, we had So it's economic basically crisis. इम्पोज नहीं कर रहे थे कायदे आज़म। मशरकी पाकिस्तान की असम्बली की तरफ से मुतालबा था, इसलिए कि वहाँ की इशराफिया की ज़बान उस वक्त भी उर्दू थी। Theory of Bengali nationalism. Let me say that was a separatist movement. A lot of criminals, a lot of conspirators who have backed by India, they had to separate Pakistan by his individual interest, not for Muslim Ummah, not for Bengalis interest. फिर बंगाली जबान के हंगामों में 6 नौजवान मारे गए, 6 लाशें। नफरत की आग को बस यही 6 लाशें चाहिए थीं। मारने वाले भी बंगाली थे, ऑर्डर देने वाले भी बंगाली थे, हुकूमत भी बंगालियों की थी, लेकिन गाली जो है वो पाकिस्तान को और कायदे आज़म को पहुंच रही है। हालांकि उर्दू बरे सगीर के मुसलमानों की मुश्तरका ज़बान थी, लेकिन किसी भी नस्ली कौमियत की अलंबरदार नहीं थी। बहरहाल पाकिस्तान के पहले ही आइन में बंगाली को कौमी ज़बान का दर्जा दे दिया गया। लेकिन इसी साल कायदे आज़म के जलसे से गिरफ्तार होने वाला स्टूडेंट लीडर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सुहरवर्दी से ये कह रहा था कि क्या मशरकी पाकिस्तान अलग मुल्क नहीं बन सकता। फिर मशरकी पाकिस्तान को इस बात पर कायल किया गया कि मगरबी पाकिस्तान तुम्हारा माशी इस्तेहसाल कर रहा है। The period from 47 to 71, it's seen as a period in which Bangladeshis were subjugated, they were discriminated against, they were being ignored as a people. Yeah, we have been in Pakistan for 24 years, but the British colonized us for 190 years. To the proportion of the burglary, to the proportion of genocide, do we hate them? Do we hate the British people? कि मशरकी पाकिस्तान में जो स्कूल थे ना, प्राइमरी स्कूल, उसके टीचर्स हिंदू थे। उन्होंने ये हेट्रेड फैलाने के लिए बच्चों को डाली, बच्चे जरा बड़े हुए, वो एजुटेशन के काबिल हो गए, उनके ज़हन में यही था कि पाकिस्तान हमें खा गया, वेस्ट पाकिस्तान खा गया। आम बंदे जो अखबार भी नहीं पढ़ते वो भी यही कहते थे, वेस्ट पाकिस्तान खा गया, खा गया, खा गया। हम उसको निगेट करने में नाकामयाब रहे। एक गाय की तस्वीर थी जिसका थन बहुत बड़ा सा था और उसके मुंह मशरकी पाकिस्तान में, उसके पिछला हिस्सा जो ना मगरबी पाकिस्तान में, और बड़ा एक मरियम किस्म का बंदा, बीमार आदमी, हड्डियां नजर आ रही है, तो वो उसको चारा दे रहे। तो उसने कहा कि हम गाय को हम खिलाते पिलाते हैं, लेकिन दूध ये मगरबी पाकिस्तान वाले चूस के ले जाते। ये वहाँ के अखबारों में छपा था? अखबार नहीं, बड़े बड़े चौराहे पर उन्होंने बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए थे। ये नफरतें फैलाने वाले इंडिया से बंगला जबान में रेडियो चला रहे थे, जहाँ आज भी बंगालियों के लिए हद तक आमेज अल्फाज खबरों की सुर्खी बनते हैं। जबकि हकीकत ये थी कि सन 47 में मुस्लिम बंगाल इंडिया का गरीब तरीन खित्ता था जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, और ये खित्ता तो अभी चंद साल पहले कहत से गुजर कर आया था। That in the British era we are a hinterland of Kolkata or West Bengal, but during the era of President Ayub Khan, he had to establish 77 jute mill in this territory. Our national mosque, even our parliament bhavan, whose name is Bengali as Jatiyo সংসদ Bhavan, that was also founded by Pakistan. They have to establish a lot of new medical colleges, almost 12 cadet colleges. Can you imagine? Before Pakistan period, what did we have? We have nothing. लेकिन शरपसंदों ने इसमें से भी नफरत के पहलू निकाल लिए और नारा लगाया कि इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। सन 70 तक ये तासुबात पुख्ता हो चुके थे, और जिन्हें इन नफरतों की आग बुझानी थी वो इस बात से बेबहरा थे कि ये आग घर जलाने को है। कौम की तकदीर उनके हाथ में थी जिन्हें खुद अपना होश नहीं था। Before going to the election, what do you think about Agartala case? Agartala case, now people say right place. It did happen.
Because there was Well, there are a lot of books now there written was by a people who confession. participated. Yeah, exactly. But for very technical reasons, for a very simple reason, people said at that time that it never happened. But if it happened, and people knew it is happening, you are in charge of the country, or you are emotionally with the country, how would you take that? If anything like this happens, A now, man who how- loves Pakistan at that time, Hmm. he would have said, "Oh, it's an effort to break Pakistan." Fine, and that's what the government of Pakistan said. For the government of Pakistan, that is the right thing. Hmm. But for a man who wants to become independent, he would say, "Oh, effort is lost. How could this happen? Failure come." Because things never come by declaring. यहाँ पर मैं देखता हूँ अखबारात में लिखते हैं कि पाकिस्तान का फेयरेस्ट इलेक्शन है, हालांकि ऐसा नहीं है। यानी ये बांग्लादेश का जो मूवमेंट है ना, वो धीरे धीरे चलते रहा और यहाँ के जो हुक्मरान तबका है उसको समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। ब्लंडर पे ब्लंडर करते गया और इनको पुजीगाई मिला। दुश्मन सब तैयारी मुकम्मल करके सही वक्त के इंतजार में था और इसके लिए सही वक्त सन 70 का इलेक्शन था, जिसके लिए इंडिया से अवामी लीग की भरपूर फंडिंग की गई। शेख मुजीब सन 56 में ही बांग्लादेश बनाने की बात कर चुके थे और सन 62 से इंडिया में इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की दलील ये दी गई कि शेख मुजीब को जमहूरी हक नहीं दिया गया। कहा गया कि पाकिस्तानी किसी बंगाली को अपना हाकिम नहीं मानेंगे। Bhutto Saab, Walaikum Assalam, Walaikum Assalam. I do not think that the people of West Pakistan will accept a prime minister from Bengal. अगरचे सन 47 से 71 के दरमियान पाकिस्तान पर 5 बंगाली हुकूमत कर चुके थे। ये नहीं मसला है कि वहाँ पे अवामी लीग ने रूल कर लिया था। अवामी लीग की गुंडागर्दी के नतीजे में पूरा माहौल जो था उनका ये कमाली था। The bottom line is Awami League won the election. That's how the democracy works. Any system has its own flaws. Issue is about the election held. Awami League won the election, and that was the acceptable form of election. ये शेख मुजीब भी पूरा उसका जो मूवमेंट का टाइम है उसमें कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। हालांकि अगरतला में गए ही थे वो इसलिए, लेकिन अगर कभी नहीं बोला कि हम एक अलग मुल्क बनाएंगे। इसका आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों में पाकिस्तान का मोहब्बत कितना था। अगर मुझे ये कभी भी उसको समझ में आता है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं, तो फौरन सेपरेशन का नारा लगा था। The state of Pakistan could break any time. People had expected Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to declare independence on the 7th of March, but he did not. He left it short of that, just short of that. And people were urging him, the earlier student speakers one by one was perhaps requesting him, appealing to him to declare UDI, Unitary Declaration of Independence. He did not go anywhere near that. Instead, he was appealing to people that if you love me, do not kill the Biharis. That was the sentence I remember I quoted in my report next day. But that was not published next day because some of the seniors in various newspapers decided that a different story should go. I mean, they decided to put words in Mujib's mouth, which he did not say, and whatever he said was removed from the report. So this is how things were fanning those days. For independence of Bangladesh, we had to fight a 9-month war. But let it be on record, if the assembly had assembled on the 3rd of March, maybe the war would not have come in 26th. यानी इजलास होना था ना, इजलास की तो तारीख अगली दे दी थी।
जिस इल्लत की बुनियाद पे जिस मामले की वजह से हंगामा 1 मार्च को शुरू हुआ, वो तो 2 दिन के अंदर 1.5 दिन के अंदर हल हो गया था। लेकिन यह है कि अवामी लीग की तरफ से मुनज़्ज़म तरीके से पूरे मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर हदफ बनाकर लोगों को घरों से निकाल के मारना शुरू किया। अगर मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को अलग होना ही था तो पार्लियामान के फैसले से क्यों नहीं? हकीकत यह है कि कत्लेआम करवाया ही इसलिए गया था कि अगर कोई सियासी हल निकल भी आए तो नफरतें इस मकाम पर हों जहां से वापसी नामुमकिन हो। दुश्मन को मालूम था कि तासुब और कत्लेआम पर घड़ी नफरतें सियासी मफाहमत से नहीं मिटाई जा सकती। उसे अफवाह फैक्ट्री भी वहाँ तैयार थी। बहुत सारे जो लोग, मैं खुद देखा, आंखों से देखा, कानों से सुना, कि कहने लगे कि ये जो वाइल्डलेस कॉलोनी में कम से कम 70 बंगालियों को बिहारी ने कत्ल करके कुआं में डाल रखा है ना। और इसी तरीके से बंगालियों का आबादी में, बंगालियों के यहाँ से बिहारियों का वाइल्डलेस कॉलोनी में जाकर कहते थे कि बंगालियों ने बेशुमार बिहारियों को कत्ल कर दिया। फिर आगे आग थी, धुआं ही धुआं था। मार्च को उसने बगावत का ऐलान किया ढाका में, और फौरन ही कत्लेआम शुरू हुआ। जो सांता हाट से लेकर दिनाजपुर, सिराजगंज से लेकर जेसर तक, ये तमाम के तमाम जो सरहदी इलाके थे, इन इलाकों में कत्लेआम हुआ। सांता हाट में तो शायद ही कोई बचा, और दिनाजपुर वहाँ हमारे भाई के ससुर थे, पूरे खानदान के साथ कट गए। सिर्फ 2 बच्चे बचे थे जो 7-8 दिन के बाद जो मुहिब्बे वतन बंगाली थे, उन्होंने उनको पनाह दिया था उन बच्चों को। वो सिर्फ 2 बच्चे बचे, बाकी पूरी 7-8 फैमिली, बीवी बच्चे सब कट गए। तो शाम का टाइम था, तो देखा कि वो बंगाली का जुलूस आ रहा, लाठी हाथ में छुरा चार जो भी है। तो हमें पीछे के रास्ते से, पीछे दरिया था, तो दरिया के रास्ते से आके मदरसे, बंगाली जो मदरसे वाले थे, वो दुआसरा मस्जिद ताल्लुकात थे, उन्होंने पनाह दे दिया। वो जानवर का भूसा होता है, उसका नीचे हम लोग छुपा देते। It's clear that it was happening. What was happening? These killings of Biharis, and we have seen. What have you seen? It happened even in Dhaka, and the whole country was in the hands of Awami League thugs, and they did whatever they wanted. Even Mujib was not in control. I was with him almost all morning on 25th March morning in his house as a reporter, and we had long discussion on that day. He was feeling that he is a prisoner himself in the hands of the, if you like, extremists in his party. और यूं नहीं था कि ये सब अचानक शुरू होकर बेकाबू हो गया। ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म नस्लकशी थी जिसमें मर्दों को खास तौर पर कत्लेआम का निशाना बनाया गया ताकि औरतों और बच्चों का इस्तेहसाल किया जा सके। झूठ बांध के आ गया, सबको मारने लगा, घुस गया कॉलोनी में, इधर उधर भगदड़ हो गया, लोग सब भागने लगे। इधर से भी तो हाथ में तो कुछ था ही नहीं, छुरी तक चेक करके सब ले गया। सब्जी काटने का इंक्वायरी करना है, कुछ नहीं करना है, इंक्वायरी करना है। घर में आता था सब, छुरी उरी जो कुछ था सब ले गया। आग लगा दे रहा किसी के घर में, किसी को मार रहा। आया एक झुंड बंगाली, कुत्ते का तरह हकाने लगा सबको, इधर उधर मारो मारो। उसी में से लड़का को छीन करके आग में डाल दे रहा है, बच्चे को। मेरा बेटा जो है यही हामिद छोटा था, मतलब तो अपने जानते में मार चुके थे मुझे, तो माँ उन्होंने तो फौरन उसी वक्त लपक उठा दिया मुझे उस आग से। लेकिन उसी आग में मेरे नाना को धक्का दिया, पूरा आग कावा गिरा। मैं जब गोद में था तो अम्मी को देखा था। जानवर को भी अगर आप पत्थर मारिएगा ना, थोड़ा सा एहसास कीजिएगा। वो कहते हैं कि बंगाली जो है अच्छा नहीं किया हम लोग के साथ। बंगाली क्या था, वो सारे हिंदू लोग थे। बंगाली को तो फिर भी मोहब्बत थी, मगर वो मोहब्बत को खत्म कर दिया वो लोग। अमन हुआ तो वो लोग बोलने लगा कि हम लोग नहीं किए, हम लोग नहीं किए, हम लोग तो अपने देश चले गए। 25 मार्च का ही में समझे घर से निकले हैं। कहाँ से निकले थे? मैमन सिंह में रहते थे।
मामन सिंह में 3 महीना का मेरा गोदी में पहले बेटी थी। घुस गया घर के अंदर, मुक्ति बनी लोग घुस करके क्या किया कि मर्दाना लोग को टान के निकाल लिया। मर्द लोग को निकाल लिया, हम लोग को गाय गोरू की तरह हटा के डंडा लिए हुआ हाथ में हटा के ले गया। जरा सा आगे बढ़ते हैं तो मेरा अब्बा है और 2-4 आदमी और है। सब 7 आदमी के एक साथ लाइन लगाया। 7 आदमी को लाइन लगाया। लाइन लगाने के बाद क्या किया, गोली कर दिया हम लोग को नजर के सामने। रोज आते थे वो, बिलान आगा और चीखता हुआ पे जाता था और घसीट कर दिया लड़कों को, मर्दों को। फिर वो मर्दों को ढूंढ रहे थे, मर्दों को। एक लड़की जब कहा कि हमें क्यों छोड़ रहे, हमें मारो, नहीं तुमको मारेगा तो तुम मारेगा, मैं अभी नहीं मारेगा। हमारी औरतों ने काम किया तुम्हारे घरों में, तुम ही हमारे घर में करो। 12 साल का था बच्चा, काम सीखता था। समझिएगा जब वहां पर ले गए बाजी तो एक हाथ में बच्चा लेके है, एक हाथ से बच्चा को पकड़ के बच्चा को टाना टानी कर रहा। हाँ, तो उसमें से एक आदमी बोला छोड़ दो बच्चा को। तू लोग बोल रहा था कि बच्चा को कैसे छोड़ेंगे, माँ बहन जाके उसका घर में काम किया, ये लोग अभी मेरा घर में काम करेगा। ये बहुत जवान लड़की लोग को लाइन लगाया और सबको ले गया। ये तो बहुत सारी औरतों को ले गए वहाँ से। हाँ, बहुत अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की को लाइन लगा करके सबको रखता था, सब एक करके जाते, सबका पूछता था और ले आता था। मैंने औरत को नहीं मारो, औरत उनका घर में झाड़ू लगाएगी, बर्तन धोएगी, बासन धोएगी। वो का बच्चा को छीन करके फेंक दे रही, लड़का है देख करके लड़का फेंक देते, जलती आग में फेंक देते थे, तालाब में था बीच में, तालाब में फेंक दे रहा। मैंने की वे बहुत बुरी तरह से मारा। कौन मार रहा था उनको? उनको मुक्ति वाहिनी वाले मार रहे थे। और खास कर ये जो हिंदू रिफूजी बंगाली थे, जो मुक्ति वाहिनी में 30 से 35% से ज्यादा थे। इंडिया की सरहद तो मिसमार हो चुकी थी। बांग्लादेश जो पाकिस्तान की जो फौज थी सरहदों पर तो थी नहीं, वो तो मैसूर हो चुकी थी। There was no opposition from them or anything. It was almost one-sided killing. And it was all happening before army operation started. Army operation was on 25th. So even army was able to say that do not blockade the cantonment. पाकिस्तानी फौज मैसूर थी और मशरकी पाकिस्तान पर इंडिया के हिमायत याफ्ता कातिलों का राज था। 1 मार्च के बाद अवामी लीग, मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तान से बगावत कर जाने वाले फौजियों के हाथों लसानी तासुब की बुनियाद पर जो नस्ल कशी की गई, इसके नौहों की आवाज़ कभी दुनिया में नहीं गूंज सकी। मशरकी पाकिस्तान में हर इस जगह गैर बंगालियों का मुनज़्ज़म और शफ़ाफ़ कत्लेआम हुआ जहाँ वो अक़लियत में थे, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ सरहदी इलाकों में, क्योंकि वहाँ कातिलों के लिए कत्लेआम के बाद वापस इंडिया भाग जाना आसान था। I was fighting to defeat the Pakistan army so that we become an independent country. Indians had physically come formally as part of Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy. People, if he's an Indian, he may have been in civil clothes, he may have come for doing smuggling, he may have come as a porter carrying luggage. जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया, बदनाम कर रहे थे भाई, सबको पकड़ के जेल में ले जाकर पेट्रोल डाल के आग लगा रहे थे, इज्जत लूट रहे थे, सीना काट रहे थे। कैंटोनमेंट जो फौज की वहाँ की खवातीन को उठा के सीना काट रहे थे। उन्होंने गेट बंद कर रखे थे, इस गेट से कोई नहीं जाएगा। मुझे पता नहीं था किधर जाना है, क्या कर रहा है, पहला दिन था, मैं उधर से घुस गई। और इत्तेफाक की बात कि जिस कमरे में चली गई, वो कमरा, उस कमरे में तमाम सैदपुर से, दिनाजपुर से, राजशाही से, संताहार से, नौगांव से, मुख्तलिफ कई इलाकों से जहाँ लोग मार गए थे वो लोग आ रहे, और उन सब के अब क्या कहूँ, सीने बढ़ाना थे। और जख्म, ऐसे जख्म तो बता नहीं सकती हूँ, मैंने कहा बोल नहीं सकती हूँ, मैं छातियां काट दी गई थी और गोश्त जो था वो नंगा बिल्कुल नजर आता था, उस पर जय बंगाली का उभरा उभरा चौबा। अब आप APR वाले क्या किया, सड़क लेके गया होगा, चलो तुम लोगों को मैं खुद जगह में पहुंचा दूं, तो जान के लालच से बैठ गए उसमें। लेकिन नदी है कंचन नदी, वहां जाकर सबको सारा लाइन लगाया, मशीन गन से मार
तो जो मेरे पड़ोस में बच्चा उसकी माँ गई देखने के लिए, देखा दामाद का लाश, बेटी का लाश और बच्चे का लाश। इस सानहे से गुजरने वाले गम की आधी सदी गुजरने के बाद भी इसकी वहशत से निकल नहीं पाए। जिसे छांव समझकर ये मुसाफिर इसके साए में पनाह लेने आए थे, इन्हें मालूम नहीं था वही धूप इनकी रूह तक को झुलसा देगी। जंगल में ले जाता था किसको? बिहारी लोग को, औरत लोग को टांग के इज्जत बर्बाद कर देता था। आपने कुछ देखा है? हाँ देखा, हाथ से देखा। मेरे को पीछे छुप रही है और लड़की मेरा अम्मा का पीछे छुप रही, तो आप लोग देखेंगे नहीं। काफिले जब लुट रहे थे रहबरों के दरमियान, करिया करिया चीख थी मातम बपा था खूब, बेटियां जब जल रही थी चिलमन। माने जो मक्तल सजा है ना, उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा और ये वो हालात थे जब वहाँ आर्मी ऑपरेशन का फैसला किया गया, जिसे बांग्लादेश की हतमी दलील के तौर पर पेश किया जाता है। Again, the story reversed. The military crackdown was also terrible, and they did not even think what they are doing. So they caused a widespread Bengali killing, which perhaps I'm not sure whether it was under order of the Pakistani authorities or as a natural reaction of earlier chaotic scenes they have witnessed. I'm not sure, but what they have done is also a genocide, and it was also unjust and totally useless. In fact, that was more than anything that caused the breakup of Pakistan. Not only the earlier demand or activities of the Awami League or Makti Bahini. पाकिस्तान आदमी क्या करती जब इस हद तक ये सूरत हाल हो जाए? सिर्फ यही है कि ये पाकिस्तान का फेवर का बंदा है, बस खत्म। उनका दुश्मन बन गया। कहीं भी उनके जैसे उनको जमीन तंग करती है उनके लिए रहने के लिए। यानी कि अब ढाका से शुरू हुई और क्लियर करते करते राइट अप टू गारो हिल्स वी पुश्ड देम बैक। इन तमाम जगहों पर मैंने देखा कि जहां जहां भी बिहारी के घर थे खत्म हो चुके थे, जहां जहां वो बेचारी बस्तियां थी जल चुकी थी। बिहारी को खत्म करने के लिए अपने जैसे एक सरगोद में 2 स्लॉटर हाउस बनाए हुए, 3 स्लॉटर हाउस बनाए हुए, पकड़े उनके घरों से बच्चों समेत पकड़ा, लेकर आए, दिया, ठीक है। और समाई कपड़े बनाई, दरियाओं में फेंका, हर तरह के जैसे कोई इंसानियत की तो बात ही खत्म हो गई थी ना। सर ये आपने सुना है या देखा है आपने स्लॉटर हाउसेस? मैं आप क्या कर रहा हूँ कि मैंने खुद देखा है, सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा है। वो लोग ट्रक पे आए थे, नमाजियों को उठा के ले गए थे, बहुत से नमाजियों को ले गए थे, और वो करते ये थे ना कि टॉर्चर सेल थे बने बाकायदा टॉर्चर सिस्टम है, और उसमें वो कभी उल्टा करके कभी सीधा करके लटाते थे उनको, और कभी हाथ पाँव का एक तरह से में आते थे कि हाँ एकदम से मार दिया उनको। कभी उनका हाथ काटते थे, तो दूसरा हाथ काटा, फिर टांगे काटी, फिर इस तरह करके ला करके उनको हाथ काटते थे, मार देते थे। अभी मैं कहता हूँ कि वो आंखों के सामने है मेरे वो ये जो ढांचा जैसे वो 2 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा फट है, नीचे रात किस्म के वो पाए लगे हुए, और उसके ऊपर उसको लिटाया जाता था। और जरूरी नहीं कि उसको वन गो दे उठते नो, कई लोगों को 2 3 दिन लगाए थे, ब्लीड करते करते मर जाएगा। ये जो मैंने जमीन तो खुद अच्छी है, ह्यूमन ब्लड की तय फर्क के ऊपर। कहाँ पे देखी है? कौन सी जगह थी? क्या शहर था? शेरपुर में देखा है मैंने, जमालपुर में देखा है। कृष्ण जूट मिल में कत्लेगाह बनाया था,
वो जो से हिंदू लोग बकरा को बलिदान देते हैं ना, गला फंसा के मारते हैं, रामदास औसे बनाते, बच्चे का अलग और बड़े का अलग। जाके वहां देखा बच्चों को पाँव का चप्पल, औरतों की पाँव का चप्पल टूटी टूटा हुआ, एकदम काटा दरिया होते। संताहार में कोई घर ऐसा नहीं जो लाश से हटा हुआ नहीं, तालाब भर गया था लाश। किरिशन में जो कह रही है, ये फैक्ट्री का नाम था, जैसे जूट मिल है, दी थी बाकायदा कॉलोनी की तरह बनाया हुआ था, कि वर्कर रहते भी थे फैमिली के साथ और जॉब भी कर रहे थे। तो वहाँ पे चारों से घेर के टोटल A to Z सबको मार के, बच्चा को भी नहीं छोड़ा, बता रहे हैं सबको मार के उसी सब दिखाया। बाद में हम लोग गए देखने के लिए, वहाँ कुछ अमन हो गया तो फांसी घर ऐसे है, ये है, ऐसे ऐसे मारा कि चोरी का नहीं था जो अभी बताइए। फांसी घर मैंने देखा था, इस टाइप का ऐसा एंगल था, ऐसा लगाया था गर्दन डाल के वैसे खींचते। सिराजगंज के अंदर जेल में सारे बिहारी को ले जाके धोखा देके कि आपको वहाँ तहफुज दिया जा रहा है, न तो आपको मार दिया जाएगा, वहाँ जला दिया गया, आग से जला दिया गया। मैंने सब जला हुआ लाश उठाया, ये आपने ऊपर कपड़ा मुंह पे बांध के जला हुआ लाश, हमला औरत के ऊपर पैर के ऊपर खड़ा होकर उसके बच्चे को गिरा। आपको क्या बताऊं? I was given a mission to go and find out the situation from the railway station. When I entered the train, it was full of dead bodies and wounded very methodically and killed very methodically. छुरियाँ लेके और टोके लेके एक एक पीस करके बंदे का काटें। There was a mad young woman with a dead child, इसका पेट फाड़ा हुआ था, मरा हुआ बच्चा छोटा सा, और उसके ब्रेस्ट काटे हुए थे। एक बच्चा था वो 12 साल का, उसकी कोई हड्डी सलामत नहीं थी, वो बोरी की तरह पड़ा हुआ था सीट के ऊपर। जब ये हालत देखी तो फिर मैंने वो एक दो जो लोग थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कुछ भी कोई पीछे जिंदा नहीं बचा। ठाकुर गांव, दिनाजपुर, बोगरा, इनमें उसके थे, उन्होंने छोड़ा ही कोई नहीं। तो क्या नाम था जो कंपनी था, एक पीपुल्स मोड़, पीपुल्स मोड़ नाम रखा था उसको। एक तालाब के किनारे रोड था और एक कंपनी भी थी। जब हम लोग उधर गए तो देखा कि सिर्फ सर ढांचे जिनका सर जैसे वो बनाता, तकरीबन नहीं भी तो मैं तो हजारी कहूंगा उस वक्त अपने हिसाब से। जैसे से पानी सूखा या कुछ हुआ हालात तो सब जाओ बनाते गए, सबके खाली सर से। गैर बंगाली कत्लेआम के लिए मक्तल सजाए गए, बाकायदा स्लॉटर हाउस तैयार किए गए, और ये सब करने वाले उल्टा मकतूलीन पर नस्ल कशी का इल्जाम लगा रहे थे। तो फिर मैं वो जब वहाँ गया तो प्लेस वाज पॉइंटेड आउट टू मी कि ये इस्वानी जूट मिल का एक क्लब थी, उसका ये एक बड़ा हॉल था ऑलमोस्ट दिस साइज, और उसमें व्हेन आई एंटर्ड तो आई सॉ heaps of dead bodies, all of women and children lying in totally in a pool of blood. आप कह रहे women and children थे? हाँ जी, yes, women and children थे। वो इस तरह के rebels, naturally they were in Pakistan Army uniform, they went there and they said कि look here, आपकी सेफ्टी हम इस तरह गारंटी नहीं कर सकते जब तक आप एक जगह कंसंट्रेट ना हो जाए। उनको ले गए, औरतों को और बच्चों को डाला उसमें जो क्लब का हॉल था, और मैन को ये अलग कि जी हम अलग इनको अकोमोडेशन दे दें। वो क्या किया, वहाँ से बाहर निकाल कर आउट ऑफ साइट ले गए, उन सबको मार के, एंड देन देयर डेड बॉडी वर थ्रोन इन रिवर पेनाफी व्हिच वाज जस्ट फ्लोइंग आउटसाइड द वॉल ऑफ इस्वानी जूट मिल। चंद्रकोना और कप्ताई के दरमियान में तकरीबन फासला जो है 16 किलोमीटर का है। ऑलमोस्ट मिडवे पे ना एक जगह है जो बहुत ज्यादा स्टीप है। दूरबीन की मदद से ना मैंने वहाँ पे स्कैन किया, मैंने वहाँ पे देखा दरख्तों के दरमियान में इन 100 जो है ना वो ह्यूमन स्केलेटन्स पड़े हुए थे। बाद फिर मैंने एक बुलडोज़र का वहाँ पे बंदोबस्त किया और जितनी भी मिट्टी उसके ऊपर डाल सकते थे वो मिट्टी उसके ऊपर डाली। वहाँ पे एक आई विटनेस जो उसने मुझे बताया, कहता जी कि उन्होंने यहाँ ये स्टीप जो जगह है सड़क के किनारे लाइन बना के लोगों को खड़ा कर दिया और गोलियां मार दी।
और उनके डेड बॉडीज हैं वो नीचे गिर गई और दे वर ऑल वेस्ट पाकिस्तानी और 100% दे वर किल्ड। बाद में क्या हुआ कि ये वही जगह है, ये जो मुक्ति बहानी और बांग्लादेश वाले थे ना, उन्होंने कहा कि इनको मार के फेंका यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानियों ने है और ये बंगालीज हैं। अब मुझे तो नोबडी कुड चीट मी, मैं तो आई कुड रिकॉग्नाइज कर कौन सी जगह। तो मैं when I was passing by, तो I came across a block of 3-story flats. तो ऊपर से ब्लड ड्रिप होके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा था। तो once we went there, we tried to push it, open it. So then suddenly the door opened like this. A women came out. There were 6 survivors, जिसमें ये 2 लेडीज ये थी, एक 4 महीने का एक बच्चा था। Later on he died. When he was shifted to hospital, he died. और उसके बाद ये लड़का who is in Canada now, Mr. Fassi, ये उस वक्त कुछ 6 साल का बच्चा था। He was a survivor और ये इनको फिर नेचुरली हुए evacuated them. उस फ्लैट के एक बेडरूम में there were 46 ladies. They were उनको पहले वहाँ जाकर बंद किया गया, फिर उसमें से 2-2, 4-4 वो हर रोज निकाल के ले जाते थे। उनकी फेट क्या है, nobody knew it. गम की आधी सदी गुजर गई। ये सवाल अभी ज़ेरे बहस है कि क्या आर्मी ऑपरेशन आखिरी हल था या हुकूमत शेख मुजीब के हवाले कर देना। सवाल ये भी है कि जब फौज महसूर, लाकानूनियत अपने उरूज पर और अवाम बदतरीन नस्लकुशी का शिकार थे, पाकिस्तान की जगह कोई और रियासत होती तो इस सूरत हाल में मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा और क्या फैसला करती। So the Mukti Bahini was led by military officers, half of whom belonged to the Pakistan Army and revolted. Remaining half, we commissioned them during the war. Their training was in Murti, and Murti is only 20 miles away from Bangladesh border. In India. In India. I have spent my weeks and months on the Indian soil. Let it not be a hidden fact. India has given us a helping hand, not as like a small finger, but like a big whole basket full. Everything. Giving us weapon, giving us ration supply, giving us training, support. Would India confess it in 1971? We said no. इंडिया इस जेनोसाइड का मास्टरमाइंड था और वही इन कातिलों की मजलूमियत का मुकदमा लेकर दुनिया में शोर मचा रहा था। और इस दरिंदगी का शिकार सिर्फ आवाम नहीं हुई, वो फौजी जवान भी हुए जिनका जुर्म सिर्फ अपने हल्फ का पास रखना, अपने इस वतन के लिए लड़ना था जिसकी हिफाजत की उन्होंने वर्दी पहनते हुए कसम खाई थी। और सबसे तकलीफदेह ये था कि अब मद्दे मुकाबिल भी वही थे जिन्होंने पाकिस्तान ही की बनाई हुई मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमीज और पाकिस्तानियों से ही मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी और अब इन्हीं के कातिल बन चुके थे। उस आदमी का नाम सूबेदार अयूब था। He was from 2nd East Bengal Regiment. With great difficulty, he could leave the unit. It was in Jodhpur, pretty far away from Dhaka. And he left his family and he came and to warn us that the Bengali troops of 2 East Bengal Regiment, they were planning to massacre all non-Bengalis of the unit, including families, officers, everybody. We went to Jodhpur. Jodhpur में यूनिट जो थी वो एक हिंदू राजा का पुराना महल था। So I opted for serving in the East Bengal Regiment, and then I picked up 2nd East Bengal, which was located in a place called Joydevpur. So that was a palatial building. So the entire battalion used to be there. I served for 7 months in 2nd East Bengal Regiment, 1970-71. From September to March, that the 2nd Battalion of the East Bengal Regiment was located in an isolation, all surrounded by Bengali population. जब हम महल पहुंचे तो खामोशी थी, सुनसान बिल्कुल। हम पहले ऑफिसेज में गए, वहाँ पे एजुटेंट का ऑफिस था, वहाँ पे खाली ऑफिस था, मेज़ के कुर्सियों पे खून लगा हुआ और टेलीफोन टूटा हुआ, बाकी दफ्तर सारे खाली थे, खून खून हर जगह। फिर हमने जो उनके क्वार्टर्स थे जहाँ फैमिलीज रहती थी,
वहाँ पे हम मूव किए। एंड द फर्स्ट क्वार्टर जिसमें एंटर हुए, वहाँ पे दरवाजे के सामने एक नाइक सिग्नल्स का यूनिट का, वो उसकी लाश पड़ी हुई थी, गोलियां लगी हुई सारी। उसके बाद हम जब आगे गए तो उसकी बीवी की लाश थी, नंगी, रेप हुई हुई, पेट फटा हुआ, ख़त्म हुई हुई बिल्कुल, बहुत बुरे हाल में। अंदर हम गए, कमरा था, कमरे के अंदर 3 चारपाइयाँ थीं, 2 इकट्ठी जुड़ी हुई एक तरफ थी, एक तरफ थी। उन दोनों के बीच में गैप था। उस गैप में एक 10 साल की बच्ची रेप हुई हुई, कत्ल हुई हुई, पेट फटा हुआ, ज़िबा हुई हुई, वो उसकी लाश पड़ी हुई थी। Yes, it is a fact. It's a very sad thing, but it is a damn fact. जितने भी लोग EBR में वेस्ट पाकिस्तानी थे, none of them survived. इन्होंने ऐसे जुल्म किए हैं जिनका जो ना रिकॉर्ड ही किसी जगह पे नहीं है। मिसाल के तौर पर देयर वाज ए प्रेग्नेंट वुमन, उन्होंने उसके बच्चे को बैनट आउट किया है। आर्मी पर्सनल्स को, EPR वालों को, उनको 200 से बांध दिया गया, उनकी आंखें जो है वो बैनट आउट की गई। सोल्जर और या कोई सिविलियन में मिला है, उसको भी छोड़ा है, सिविलियन को भी उसके लॉग बांध दी, तो दरिया के अंदर जो लॉग फेंक दी, उधर ही वो जो ना गोते खा के जो मर गया। शहर में गए तो वहाँ पे एक बाथरूम था, एक लेटरिन थी। तो लेटरिन का जब दरवाज़ा, वहाँ तक वो खून जा रहा था, वो जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक कोने में एक 5-6 साल की बच्ची, कोई कपड़े नहीं, रेप हुई हुई, वो ऐसे घुसी हुई थी कोने के अंदर कि वो कोशिश कर रही थी कि वो पीछे और उसको फाड़ के दीवार को ना निकल जाए। और चीखें उसकी थीं कि अलमान अलफीस। और उसका खून इसलिए था कि नहीं था कि रेप हुई हुई थी, बल्कि उसके ये बाजू, टांगें, उनको काटा हुआ था चाकुओं के साथ। पता नहीं कैसे बच गई वो बच्ची, लेकिन उसकी चीखें थी, ख़त्म नहीं होती थी। और वो देख के यूनिफॉर्म को वो और डरी, और बहरहाल उसको उठाया, निकाला मैंने। वो सुबेदार अयूब साथ था, उसको मैंने पकड़ा दिया। उसको वो पहचानती थी, एक ही यूनिट के थे ना वो सारे। वो हमारे एक एनजीओ था, उसको उन्होंने क्या किया कि इतने ऊंचे डब्बे में बंद किया और उसको मुसलसल कई हफ्ते वहां रखा, 2-3 हफ्ते उसी डब्बे में बंद है, बैठ नहीं सकते अपने बंदा। आज मैं आपको बताता हूँ कि उसको जब हमने निकाला वो सीधा नहीं हो सकता था, क्योंकि वो कहा था भाई 2-3 हफ्ते जब एक ही जगह बंदा क्यों हुआ, क्योंकि नवाजिन यानी ये वो चीज थी कि जिनका बंदा सोचता है कि खुदाया ये हो क्या रहा है। इतनी देर में मेरे कुछ आदमी जो आगे चले गए थे तलाशी लेने के लिए, वो आए। उन्होंने कहा कि पीछे एक जौहर है बहुत बड़ा और वो लाशों से भरा हुआ है। सुबेदार अयूब की फैमिली वहाँ थी, उनको तो उन्होंने, अगर मैं कहूँ ना, जैसे कपड़ा कोई उल्टा दे, जो ऑफिसर्स की लाशें हम ढूंढते रहे थे वो भी वहाँ से मिली। उनकी फैमिलीज़, बच्चे, आदमी, औरतें, कुछ भी सलामत नहीं था। एक आदमी हाथ ऊपर करके वो आया हमारी तरफ, तो वो थड़े मार मार के रो रहा। वो पुलिस का सिपाही था, जेलम का रहने वाला था। कहने लगा जी कुछ नहीं बचा, बस ये 2 वो बच्चियाँ, एक वो कप्तान और एक ये पुलिस वाला, इनको हमने वहाँ से जिंदा निकाला। Captain Zia-ul Hassanan Tirmizi. He was a very exuberant sort of young captain. जब ये ट्रबल स्टार्ट हुई तो तिरमजी जो था, he started running short of ammunition. इसके ड्राइवर ने इसको कहा कि सर अभी हालात इस काबिल नहीं है, आपके ट्रूप्स भी जो हैं दे आर नो मोर लॉयल टू यू नाउ, तो आप यहाँ रहकर क्या करेंगे, बेहतर ये है कि हम निकल जाए। उसने कहा नो, आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू
डिफेंड दिस पोस्ट, आई विल डिफेंड इट टिल व्हाइट हाउस। तो तुम अगर जाना चाहते हो तुम जाओ। तो ड्राइवर वहां से भागा एंड ही केम टू अस विद द न्यूज कि लास्ट खबर उसने जो बताई वो ये थी कि जी तिरमिजी साहब जख्मी हुए थे और उनको मिस्क्रिएंट ने पकड़ लिया। दैट्स ऑल। जब ये हम एरिया क्लियर कर रहे थे, 2 young Bengali miscreants, they were captured while fighting against us। तो नेक्स्टली जब हमें पता लगा कि ये यहाँ उस वक्त से हैं जब तिरमिजी इधर था, तो हमने उससे पूछा, उनमें से एक को इंटरोगेट करते हुए हमने पूछा कि भाई इधर हमारा एक कप्तान था। कहते जी हमने ये किया कि वो ही वॉज कैप्चर्ड इन इंजर्ड शेप। तो हमने उसको ये सामने दरख्त है इसके साथ बांध दिया ना, खड़ा करके ना, tied him up, and then we started shooting him from toe to head। तो then we tied his dead body with a jeep और फैनी शहर में हमने उसको घुमाना शुरू कर दिया। जो उसका जिस्म का हिस्सा डिसइंटीग्रेट हो जाता था उसको उठाकर हम दोबारा जीप में रख लेते थे। उन पीसेस को हमने वो सामने रखकर, हिंदू जिस तरह जलाते हैं डेड बॉडी को, इस तरह उसके रिमेन्स थे उनको हमने जला दिया और जो राख थी उसको उठाकर ये जो पॉन्ड है उसमें हमने फेंक दिया। नाउ वेयर फ्रॉम वी शुड बी एबल टू गेट इट। तो दैट वाज एंड ऑफ ज़िया तिरमिजी। ये बदतरीन जंगी जराइम थे, बदतरीन नस्लकुशी थी जो कोई खबर, कोई बयानिया इंसानी हकूक का कोई दावा नहीं बना सकी। हौलनाक सफाकी की इन तकलीफदेह गवाहियों पर तारीख की धूल जम गई, क्योंकि हारे हुओं की कहानी कोई नहीं लिखता। पाकिस्तान में जो यंग लॉर्ड था, यंग लॉर्ड तो 100% कहते थे जी कि हम यहाँ पे फोर्ट्रेस बनाएंगे और लास्ट बुलेट तक जो है ना वो फाइट करेंगे। किस लिए आए फौज में? इसलिए आए लड़ने के लिए। ठीक है, वी विल पेरिश, लेकिन अल्टीमेटली बदकिस्मती सरेंडर कर दिया। It's not surprising that the 24,000 Pakistani prisoners of war now in Dhaka's cantonment should fear the Bengalis' vengeance. That's why, until now, they've been allowed to keep their weapons. But at last, at a formal ceremony, the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. ये एकदम शॉक्ड, क्योंकि अनबिलीवेबल था ये हमारे लिए। हम नहीं सोच सकते थे कि पाकिस्तान आर्मी भी सरेंडर करेगा। तो एक छोटा सा मीटिंग हुआ और उसमें ये तय पाया कि सरेंडर हम नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। पाकिस्तान आर्मी करे तो करे, हम लोग जो है रूपोस हो जाएंगे। इंडिया अगर गलती करना चाहे तो उनका पहला काम होगा बांग्लादेश को मार्च करे इंडिया में, लेकिन शायद ये उन लोग नहीं करेगा। ऐसा हालात पैदा करके रखेगा कि बांग्लादेश को हमेशा इंडिया पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ के लोग समझ जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया। 71 में हथियार डालने वालों की तस्वीरें बयानिया बना दी गईं, लेकिन इस जानलेवा महाज पर जिंदगी की आखिरी सांस तक खड़े रहने वालों की कुर्बानी इस शिकस्त की धूल में गुम हो गई। 1948 से लसानी तासुब पर शुरू हुई इस जंग का किस्सा खत्म हो गया। पाकिस्तान टूटकर आधा हो गया था, अगरचे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली आंखें दोनों तरफ रोती थीं। Today, Thursday the 16th of December, is recorded as the end of East Pakistan. बताऊं कि मैं कोल्ले की मस्जिद में, जो अपनी मस्जिद थी, 4 बजे ये खबर आई कि पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिया। तो मैं दौड़ा मस्जिद में गया और जोर से चीखते रोते हुए जब मैंने कहा तो सब नमाज खड़ी थी, कम से कम 10-12 आदमी तो गिर कर बेहोश उसी वक्त। और नमाज के वो नियत तोड़ दिए। इमाम ने कहा बाद में नमाज पढ़ाएंगे और एक मातम किसी कैफियत, इसलिए कि झंडा उतर जाने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता। लेकिन जिनके लिए देश स्वाधीन हुआ था, उन्होंने इसके जश्न में मक्तल दोबारा सजा लिए। कत्लगाहें दोबारा बेकसूर इंसानों के खून से रंग दी गईं। तारीख हमेशा जीत जाने वाले लिखते हैं, और कभी यूं नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी सफाकी तारीख में दर्ज की हो। In Bangladesh, once East Pakistan,
not a day has gone by without horrible reprisals against people who supported the Pakistani government. There have been individual killings and there have been massacres. And here is a film of a rally in Dhaka made last Friday at which men were incited to kill and did kill. Here are pictures taken by 2 Associated Press men of the death of one prisoner in Dhaka. First, he was tortured. Then, he was bayoneted. And finally, he was killed. And a child, a relative of one of the prisoners, was kicked and stamped to death. जो हमारे आर्मी की जो फौज थी वो सब अरेस्ट हो गए थे। 71 की जंग हो गया चला और बांग्लादेश के नाम से बन चुका था। तो वैसे एक पिक्चर था वो दिन, एक घर से घसीट के सबको निकाला, ऐसे बैग था लकड़ी का, उसके नीचे से घसीट के निकाला। लोगों को जब सीन पे जब बंगाली करते मुसलमान तो वो भी थे, ये पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो मर रहे थे वो कलमा पढ़ रहे थे। मेरे चश्मदीद गवाह हुए, वो चीज देखा। 10 लाख लोग थे यहाँ पे पाकिस्तान के वक्त। उसके बाद स्वाधीन के वक्त मात्र 3.5 लाख पूरा बांग्लादेश के अंदर बिहारी बचे हुए। इतने लोगों को ये लोग मारा है। To be a non-Bengali in Dhaka today is indeed a miserable plight. These Bihari women huddle miserably in a school in the Mohammadpur area. Their husbands are missing, killed in the last weeks and days as the Mukti Bahini grew bold at the advance of the Indian army. 16 दिसंबर वो लोग अपना झंडा गाड़ा, इंडिया का फौज रेंजर मुक्ति बहनी उसको बोलता था। एक तरफ से आग लगाया, एक तरफ से आदमी को काट रहा। रात को लड़कियों को उठा कर ले जाता था, सुबह ला करके छोड़ देता था। मर्दों को उठा के, लड़कों को उठा के ले जाता था, मार देता था। आदमी ढूंढ रहा तो सुबह लाश नजर आ रहा। संटा हाट में काट के, मालगाड़ी नहीं होता, रेल गाड़ी, उसके अंदर सबको भरा था। बाप माँ सबका सामने से फिर एक ठोक बेइज्जती करके भोग से फिर एक ठोक दिया। औरत को नंगा करके ऐसे फिर एक ठोक के बाप माँ है उसका सामने मारता था। बहुत जुल्म, बहुत जुल्म। गैर बंगालियों के साथ ये तमाम इंसानियत सोज मजालिम, ये तमाम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जंगी जराइम और जेनोसाइड इंडिया और इसके हिमायत याफ्ता बंगालियों ने इंसानी हकूक के पर्दे में छुप कर किए थे। लेकिन जमहूरियत की दलील पर बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीब ने ताकत में आते ही बंगाली हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ जो जुल्म किए वो उसके सारे सियासी सफर का खुलासा है। 72, he formed a Rukki Bahini, and this Rukki Bahini was being used to kill activists and members of opposition parties. So Sheikh Mujib could not even tolerate those activists who just had a slightly different idea of what the government should look like. That Rukki Bahini killed 30 to 40,000 opposition party members and activists within a very short space of time, 72 to 75. बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश हुकूमत ने, अवामी लीग की हुकूमत ने 40,000 बंगालियों को कैद किया। 40,000 बंगाली। तुम क्या थे? तो पाकिस्तान के हामी थे ना, उनका भी तो हक था ना इक़्तिदार। जो उनके हाथ पे आए, उनको जिस बेदर्दी से कत्ल किया, आप यकीन करते हैं, उसका मैं तस्वीर करके अभी भी रोता हूँ। हम लोगों ने यानी लोगों को बताया कि बांग्लादेश होने के बाद क्या क्या होगा। बाद में लोगों ने देखा बिल्कुल ऐसे ही हुआ। क्या हुआ? आपने क्या बताया था? अपना पहचान खो बैठेंगे, इंडिया का सुप्रीमेसी होगा। अगर आपको खाना भी अच्छा मिले, लेकिन वो कैद खाना का खाना होगा। आजाद जिंदगी यहाँ बसर करना मुश्किल हुआ। तो बंगालियों को एहसास तो हो गया था, और जो इस पाकिस्तान राइफल में जो फौजी थे उनको भी एहसास हो गया था। मुक्ति बाहिनी के कमांडर में से था टाइगर सिद्दीकी। 4 दिन बाद रमना मैदान में जलसा करके लाखों की तादाद में बंगालियों के सामने कहा कि हमें भारत का गुलाम बना दिया गया है, हम आजाद नहीं हुए हैं। इसलिए कि भारतीय फौजी ट्रकों में भर भर कर मैंने बैंक के असासे और हुकूमत के असासे लूट के लेके जा रहे थे। India calls it India-Pakistan war, which I protest. I've been protesting for the last 53 years. And all the freedom fighter officers have been protesting for the last 53 years.
who receives the surrender, or who signs it? Where is the freedom fighters? I protest the absence of any freedom fighter officers on that ceremony, because we prepared the ground for 9 months, and only 13 days before the victory, surrender, formally the Indian Armed Forces comes. Only 13 days. Now you write history by saying it was an India-Pakistan war. So sir, that was India and Pakistan war then? No, it was not an Indian-Pakistan war. You did not open the war at that time. The war began on the 3rd of December. Openly began, right? But covert war was ongoing. The covert war was going on, fine. Then Can we say that they used Bengali people for their own interest? no, they used the occasion to gain their strategic interest. हकीकत यह है कि सामने सिर्फ कठपुतलियां थीं। इन कठपुतलियों के पीछे सारा खेल इंडिया का था। मुट्ठी भर बंगाली इसमें मगरबी पाकिस्तान और अपने बंगालियों के खिलाफ इंडिया के प्यादों के तौर पर इस्तेमाल हुए। Meanwhile, India reached out to Israel in what was the first diplomatic cooperation exercise between the two countries. Israel secretly provided India with military supplies and arms and funneled aid to the Mukti Bahini. ये जंग दर हकीकत इंडिया की जंग थी और इस जंग में इंडिया कई चेहरों के साथ मौजूद था। एक तरफ मुक्ति बाहिनी को असलहा देकर इनके हाथों मुसलमानों को मरवा रहा था और दूसरी तरफ मरने वालों के सामने खुद को मसीहा के तौर पर पेश कर रहा था। वो हमारे घर आए, वो इंडियन आर्मी वाले, वो क्या करते थे, वो चीजें खरीदा करते थे, हर घर में फेस करते थे और बड़ी हमदर्दी से वो चीजें खरीदेंगे, आपको बेकार हो जाएंगी। वो इंडियन करेंसी भी देती है, डॉलर से भी देते, क्योंकि आप ये नहीं जाइए पाकिस्तान, जब भी जाइएगा आपसे कितने कर सकें आपको, हम कोशिश करेंगे निकालने की, आपको ये करें और आपके साथ बहुत जुल्म हुआ ही होगा। वो इंडिया का कमाल था कि उसने बांग्लादेश के मुसलमानों से उनकी आज़ादी छीनकर उल्टा उन्हें इस एहसास के बोझ तले दबा लिया था कि इनकी आज़ादी इंडिया की मरहून मिन्नत है। हकीकत यह है, इंडिया अखंड भारत बना रहा था, जहां से वो जबरदस्ती साथ जोड़ी हुई 7 सिस्टर्स रियासतों को कंट्रोल कर सके, वो पाकिस्तान तोड़ सके और दो कौमी नजरिया को गलत साबित करके पाकिस्तान के वजूद पर सवाल उठा सके। नफरतों को मुस्तकिल करना जरूरी था, इसलिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड करने वालों ने उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ 3 मिलियन कत्ल और 3 लाख औरतों की असमत दरी का बयानिया घड़ा और इन तोहमतों को इतना दोहराया गया कि वो सच मालूम होने लगी। 2 লক্ষ মা বোনের ইজ্জত পাকিস্তানিরা নষ্ট করেছে। এই যে বলা হয়, আপনারা স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে কি পরিমাণে নারীদেরকে পেয়েছিলেন যারা এসেছিল, তাদের সম্ভ্রম নষ্ট করা হয়েছে? আমি তো মাত্র 2 জন নারী চিনি। আর কি বলি? No, I do not think that this is very much over exaggeration, and that's why we repeatedly call for a committee to be formed and investigate, collect the data, how many people have been killed from both persuasions. From the Ministry of the Liberation War, we have 11,000 plus people takes the monthly stipend for the Liberation War martyrs. Now, if the real casualty were 3 million, then why the stipend is only for 11,000 people? This is a serious question. एक तरफ ये 30 लाख लाशों की कहानी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का खून था, जिनकी लाशों के अंबार पर बांग्लादेश तामीर हुआ था, लेकिन इनकी गिनती नहीं हुई। मरने वालों का हिसाब हार जीत के हिस्सों में होता रहा। किसी ने मरने वालों का हिसाब खून के रंग से नहीं किया, वरना गिनती बहुत बढ़ जाती, क्योंकि खून का रंग भी दोनों तरफ एक सा था और मौत का बैन भी। Crackdown or using military forces to address a civil and political crisis was a disaster and bad policy enforcement by the Pakistani establishment at that time. It was wrong. Now, when the war begins, it kills everybody. And when in war what happens, both sides kills. There is no mercy on one side. So genocide happened on both sides, and both should be brought to justice. This whole narrative, the Indian hegemonic narrative that has been pursued by Awami League and her cohorts, is deducting the whole persuasion of the Bihari communities. Why they have been killed but not considered genocide? Because that didn't fit in the hegemonic narrative, which we need to address. And as a nation after 50 years, we as a nation to go forward, we need to answer those questions as well.
because that genocide hasn't been addressed. वक्त साहिलों पर पड़ी हुई रेत की तरह बहता चला जाता है। पाकिस्तान इस सदमे से उठा और इस्लाम के नाम पर आगे बढ़ गया। शेख मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश ने अपनी जुबान की शनाख्त पर अपना झंडा अलग कर लिया और आइन में से इस्लाम निकाल दिया, क्योंकि मशरिक और मगरिब के दरमियान यही एक पुल था। लेकिन गम का सारा बोझ बिहारियों को सौंप दिया गया। बिहारी पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में कत्ल भी हुए और कातिलों के जेरे नगीन रहने पर मजबूर भी। पहला ईद हुआ जब 71 के जंग के बाद हर घर से रोने की आवाज गूंज रही थी। एक घर में माँ भी बेवा, बेटी भी बेवा, सास भी बेवा, ऐसा हमने देखा वहाँ पर। ये महसूर पाकिस्तानी बने आधी सदी बांग्लादेश के मुहाजिर कैंपों में बेबस पड़े। कभी इस बांग्लादेश की तरफ देखते थे जहां वो सन 47 की हिजरत के बाद अमान लेने पहुंचे थे, कभी पाकिस्तान की तरफ देखते रहे जिसे इनका मुकदमा लड़ना था। वक्त के बेरहम बहाव में शुरफा बेवकार हुए, मालदारों के लिए बाइज्जत छत ख्वाब बन गई थी। ओ जम्मा मैदान में हम लोग को बैठाया था, छोटे छोटे थे, तो हम लोग को चेक इन करता था ना, फिर क्वार्टर में ढुका के औरत लोग को जो कपड़ा अपना खोल के चेक इन के सोना गहना रुपया पैसा। अरे तो सोना का बाटाम उटाम नहीं बनता, हम लोग का टाइम में सोना का बाटाम बनता था, लड़का लोग का कमीज का शर्ट का। सब हम लोग आज फकीर हो गए, सोना गहना रहने से ऐसा नहीं रहते। नहीं बेटा, कि मेरे ससुर मारा गए और मेरे 2 जेठ मारे गए। मेरी जेठानी 4 बच्चे लेके बेवा हो गई। वो 100 महीना का बच्चा था उसका। मेरी जेठानी बेचारी जिंदगी भर ढाका में 4 बच्चे लेके किसी का सौदा ला रही, किसी का बच्चा पढ़ा रही, किसी का कुछ काम कर रही, ऐसे करके 4 बच्चों को पाली। पूरा मीरपुर 1 नंबर से लेके 12 नंबर मीरपुर बिहारी की कम्युनिटी, मोहम्मदपुर बिहारी की कम्युनिटी है। मोदी जी रिकॉर्ड रूम में चलिए, आपको लेके चलता हूँ। रिकॉर्ड सब बिहारी के नाम से है, नाम चेंज नहीं हुआ। जाली कागज बना के सारी प्रॉपर्टी कब्जा किया हुआ बलारियों ने। वही जो कभी आसूदा हाल थे, अब उनकी नस्लें एक एक कमरे के बदहाली में बैठी पाकिस्तान जाने की मुंतजिर रहीं और कब्रों में पड़ी आंखें पाकिस्तान का रास्ता देखती रहीं। इन्हें ना पाकिस्तान ने अपनाया ना बांग्लादेश ने। जाएंगे सीना में गोली खाएंगे तभी पाकिस्तान जाएंगे। बोलते बोलते आज सब चला गया मिट्टी के अंदर। क्या बोलते हो? हम लोग पाकिस्तान लेगा, ऐसे बोलते हम लोग को पाकिस्तान लेगा। हम लोग ऐसे करते बाप दादा सब मट्टी में मिल गया। अच्छा लगे बोले बिहारी को कनो चाकरी नहीं, अब बांगाली को चाकरी आसे एत कष्ट करी की करूं। बंगाली मुझे बिहारी कहते हैं, इंडियन मुझे पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी मुझे बांग्लादेशी कहते हैं। भाई मैं हूँ कौन? मेरा पहचान क्या है? मैं कौन हूँ? बांग्लादेश में है कि मेरा बांग्लादेश में नौकरी नहीं है, ना मेरा वीसा नहीं है, मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। मेरा पहचान क्या है हमको खुद मालूम नहीं। मेरा पहचान क्या है? थोड़ा सा कोई पान से चुनना कम होने से बस मड़ुआ बोल के हम लोग को जिसे मन में आता है उसे मारता है, जो मन में आता है वही करता है। आज भी कि कभी पाकिस्तान जाने की कोशिश नहीं की आपने? बहुत कोशिश की है, मैं जाने नहीं सके। कोई पैगाम देना चाहती हैं आप पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान में किसको देने पैगाम देना? बहुत को बाबू, पूछने वाला कोई नहीं बेटा। गम की आधी सदी बीत गई। ढाका की सड़कों पर फतह का जश्न मनाती नई नस्ल ने रजाकार लफ्ज के मानी बदल दिए, लेकिन बिहारियों की नस्लें अब भी इस नफरत के बोझ तले सिसक रही हैं। इनके लिए गम का मौसम नहीं गुजरा। फातेह कौन हुआ और शिकस्त खुर्दा कौन? हक पर कौन था और फितना परवर कौन? इसका फैसला वक्त के साथ बदल सकता है। फतह का झंडा लहराने वाले किरदार आधी सदी के बाद रुस्वा हो सकते हैं। नाहक बहाए गए खून की तरह सच्चाइयां भी दफन नहीं होती और सवाल भी। सवाल जिंदा हैं कि झगड़ा जबान का था तो ये झगड़ा वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं उठा? झगड़ा तरक्की की सुस्त रफ्तारी पर था तो आज तक बंगाली दुनिया भर में कम तरीन उजरत पर मुशक्कत का इस्तेहसाल क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? झगड़ा खुद मुख्तारी का था तो इंडिया के आगे सरनिगूं क्यों हुए? झगड़ा जमहूरी हक का था तो हसीना के आईना घर में सिसकते हुए लोग कौन थे? Now, surely there are issues which we find it difficult to deal with it.
but that does not mean that we cannot carry forward the relationship. If we dwell in the past, then we should not have the British High Commission in Bangladesh. After 190 years of colonization, and there has been no formal apology and not a single pound of reparation. Come on, this is 2024. We just need to move on. बहरहाल वक्त अब नफरतों का बोझ कंधों से उतारकर आगे बढ़ना चाहता है। आज का बांग्लादेश अपनी असल शनाख्त की तरफ वापस पलटना चाहता है। First we are Muslim, then we are Bengali. You can deny Pakistan, but if we deny the two-nation theory, there is no differences between Bangladesh and West Bengal. If we deny that, then we will be the part of India soon. If we deny our Muslim identity or the two-nation theory. आज तारीख अपने मदार में एक चक्कर घूमकर वहाँ खड़ी है जहाँ दो कौमी नजरिया जिंदा सलामत है और शेख मुजीब के मुजस्समे टूटते देखकर इंदिरा गांधी पर हंसता है। इंडियन मीडिया और अगरतला से शुरू हुई कहानी वहीं वापस जा पहुंची है। जिन्होंने इंसानी हकूक को बुनियाद बनाकर मशरकी पाकिस्तान अलग करवाया था, आज अपनी हुकूमत उलटने के बाद वो दोबारा इंसानी हकूक का शोर मचा रही हैं और इस बार इनका इरादा बांग्लादेश तोड़ने का है। Bangladesh is not today's problem. Even before independence, in 1946, what happened there was super terrible. The Hindus in Bangladesh have lived in terror. Western Pakistan has been better than what happened in Bangladesh for the last 70 years. How do we just sit here and just allow it to happen right under our noses? And a country that you liberated, they should have been grateful for what we did. They're changing the history. Just like that, they're rewriting the history right in our faces. Action is needed in some way. I am not saying action means military action alone. Action is needed. One way or the other, this problem has to be fixed. बस इतनी ही ज़बान की अहमियत थी और यही ज़िंदगी की हकीकत है। आज पाकिस्तान में मौजूद बंगालियों की नई नस्ल उर्दू बोलती है और बिहारी कैंपों में पड़े हुए लावारिस पाकिस्तानियों की औलादें बंगला ज़बान बोलती हैं। Interesting about identity is, sometimes in the case of Pakistan in particular, we decided to marginalize for the time being our ethnic identity, and that is in the name of Islam. The Muslims got together. एक नाम आप दे मुसलमानों को, चाहे किसी भी ग्रुप से हो, कि इसके हम उम्मत है, उसमें कोई नहीं बोलता। यहाँ सब रिश्ते बेमानी हैं, सवाए ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते के। तमाम फासलों के बावजूद हमारे दरमियान कलमे का आफाकी रिश्ता बाकी था, है और रहती दुनिया तक रहेगा। हम ताबाबत सैयो तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तबी